वेलकम टू द लर्निंग आईएएस। अब हम लोग पॉलिटी के 11वें लेक्चर पे आ गए हैं और ये प्रस्तावना का लास्ट लेक्चर होगा। प्रस्तावना का जो प्रियम्बल हम लोग पढ़ रहे थे उसका पार्ट 4 है, यही लास्ट। आज हम एंड कर देंगे प्रस्तावना का, है ना। प्रस्तावना की आज हम दो चीज़ें देखेंगे कि प्रस्तावना की आलोचना और प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना की किन मुद्दों पे आलोचना की जा सकती है और प्रस्तावना का हमारे लिए क्या महत्व है, ठीक है। तो पहला देखते हैं प्रस्तावना की आलोचना। प्रस्तावना की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रियम्बल, है ना। आलोचना मतलब क्रिटिसिज्म। प्रस्तावना की आलोचना निम्न मतलब मुख्यतः इस पे की जाती है कि प्रियम्बल या प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है या अवाद योग्य। अप्रवर्तनीय कह दो या अवाद योग्य, है ना। इंग्लिश देख लेते हैं इनका क्या, नॉन इन्फोर्सेबल ये इस पे मुख्यतः आलोचना की जाती है प्रस्तावना की। अप्रवर्तनीय, प्रवर्त माने लागू करना, है ना, लागू करना। आ माने नहीं, ये लागू नहीं हो पाती संविधान द्वारा, न्यायालय द्वारा। अगर प्रस्तावना का कोई उल्लंघन करता है, इसके दिए गए सिद्धांतों को कोई नहीं मानता है या सरकार इसका उल्लंघन करती है या कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो न्यायालय में इसको प्रस्तावना के उल्लंघन के आधार पे मुकदमा नहीं डाला जा सकता। इसको आधार बना के मुकदमा नहीं डाला जा सकता, मतलब न्यायालय इसे लागू नहीं करवा पाएगी प्रस्तावना की बातों को। आ माने नहीं, है ना, यहाँ भी। वाद माने मुकदमा, कहाँ, कोर्ट में, है ना। योग्य मतलब मुकदमा डालने के योग्य नहीं है ये, इसकी बातों को अगर उल्लंघन हो रहा है तो मुकदमा। नॉन माने नहीं, इन्फोर्सिएबल माने कि लागू करना, इसे लागू नहीं करवाया जा सकता है प्रस्तावना को। ये है प्रस्तावना की स्थिति कि प्रस्तावना की बातों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, ये वादयोग नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्हें न्यायालय लागू करवा सकता है ना, वो वादयोग है। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है तो आप उस पर न्यायालय में चले जाएंगे और न्यायालय उसे लागू करवाएगा, मतलब आपके फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करेगा न्यायालय, है ना। अनुच्छेद 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। तो पहला आलोचना है प्रस्तावना की कि इसे विद्वानों ने दंतविहीन व्याघ्र कहा है। दंतविहीन व्याघ्र, टीथलेस टाइगर, है ना। प्रस्तावना टाइगर की तरह है, मतलब इसमें बड़े बड़े आदर्श दिए हुए हैं कि पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, न्याय होगा, समता होगी, ये सब बड़े बड़े आदर्श हैं, है ना। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी, ये बहुत बड़े बड़े आदर्श हैं। मतलब बाघ की तरह काफ़ी ये मजबूत दिखती है, बड़ी दिखती है कि बाघ जितना इम्पोर्टेंट होता है किसी जंगल में, है ना। लेकिन जब इसके ये बड़े बड़े सिद्धांतों को न्यायालय लागू नहीं करवा सकता है तो फिर इन्हें लिखने से क्या ही फ़ायदा है। बस लिख दिया गया है कागज़ में, तो कहें कि टीथलेस है, मतलब बाघ तो है लेकिन उसके दांत नहीं है। तो जब दांत नहीं है तो बाघ किसी को मार नहीं पाएगा, पंजे ये खा नहीं पाएगा, तो बाघ से फिर कोई डरेगा नहीं। तो ये है कहने का तात्पर्य यहाँ पे। तो ये देखा जाता है कि प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है। स्वरूप आदर्श रूप का है ना, स्वैच्छिक है कि कोई सरकार चाहे तो इसे लागू करे या चाहे तो ना लागू करे, सरकार की स्वेच्छा पे है ना। अगर प्रस्तावना के आदर्शों को सरकार पालन नहीं कर रही है तो उन्हें
वैसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, न्यायालय में नहीं जाया जा सकता है ना। तो ये स्वरूप स्वैच्छिक है। लेकिन ये देखो दंतहीन व्याघ्र, इसकी तो आलोचना हो गई कि ये दंतहीन व्याघ्र है। क्यों दंतहीन व्याघ्र है? क्योंकि न्यायालय में ये अप्रवर्तनीय, अवाद योग्य है ना, नॉन इन्फोर्सिएबल है। तो अब लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पे हमें तुरंत आलोचना करनी है। यहाँ पे ये मतलब इसके प्रस्तावना के पक्ष में तर्क देना है ना, प्रस्तावना के पक्ष में तर्क यहीं पे दे देना है। जैसे अगर आंसर लिख रहे हो आप मेंस में, तो एक लाइन ये लिखने के बाद कि दंतहीन व्याघ्र है आलोचना की, लेकिन तुरंत एक लाइन फिर जोड़ देनी है कि नहीं ऐसा नहीं है ना। ये उत्तर को ज़्यादा स्पष्टता प्रदान करेगा। मतलब हमें प्रस्तावना मजबूत है इसके पक्ष में ही रहना कि प्रस्तावना अच्छी है, प्रस्तावना का महत्व है, इसी के पक्ष में रहना, प्रस्तावना की ज़्यादा आलोचना पे नहीं जाना है। कि ये पक्ष में यहाँ पे क्या तर्क हम दे सकते हैं कि दंतहीन व्याघ्र अगर जो कह रहे हैं, तो दंतहीन व्याघ्र की काट कैसे की जा सकती इस आलोचना की। तो इस आलोचना की काट हम करेंगे कि जो प्रस्तावना में आदर्श दिए हुए हैं, है ना, मतलब बाघ की तरह जो आदर्श हैं उसके, वो बाघ की तरह है, वो पूरे संविधान में जगह जगह व्याप्त हैं। संविधान में जगह जगह व्याप्त हैं, जगह जगह अन्य जगह दिए गए हैं, मतलब कई जगह संविधान में दिए गए हैं, कई जगह, ठीक है। जैसे प्रस्तावना में स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है, स्वतंत्रता की बात, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, फ्रीडम की। तो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता निर्धारित की गई है ना। तो फंडामेंटल राइट के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपकी कोई स्वतंत्रता बाधित कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना का स्वतंत्रता वाला आदर्श सुनिश्चित हो गया। ऐसे न्याय का आदर्श भी सुनिश्चित हो जाएगा ना, कोर्ट न्याय तो दिलाएगी आपको। और जैसे लोकतंत्र का आदर्श दिया हुआ है प्रस्तावना में, लोकतंत्र का आदर्श दिया हुआ है ना। तो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग हर 5 साल में चुनाव कराता है। मान लो अगर स्थितियां सामान्य रही तो संसद का 5 साल में चुनाव, है ना। और ऐसे राज्य में 5 साल में चुनाव कराता है चुनाव आयोग। तो ये क्या है कि चुनाव आयोग डेमोक्रेसी को लागू करवा रहा है ना। ये अनुच्छेद 324 में दिया है चुनाव आयोग के बारे में। तो ये लोकतंत्र का भी आदर्श लागू करा रहा, ठीक है। अब जैसे समतामूलक समता, एक सेकेंड, प्रस्तावना के समानता वाले आदर्श को डीपीएसपी के कई तत्व लागू कराते हैं ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कई अनुच्छेद है ना, सोशलिज्म या समानता को लागू कराते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रस्तावना के जो बड़े बड़े आदर्श हैं उन्हें संविधान में कई जगह दी गई है, कई जगह वो तत्व कई अनुच्छेदों में हैं। तो उन अनुच्छेदों के माध्यम से ये प्रस्तावना के आदर्श लागू हो जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दंतहीन व्याघ्र है। तो दंतहीन व्याघ्र पहले तो आलोचना बता देनी, फिर उसके हल्का सा 1-2 लाइन में पक्ष में बता देना है कि नहीं दंतहीन व्याघ्र नहीं है, हमें आलोचना माननी नहीं है, ठीक है। दूसरी आलोचना है इसकी, दूसरी आलोचना है कि प्रस्तावना में कई अस्पष्टता पाई जाती है ना, स्पष्ट नहीं है। जैसे अस्पष्टता क्या कि इसमें समाजवाद शब्द जो दिया है, समाजवाद है ना, पंथ निरपेक्षता, इन सब चीज़ों का जो अर्थ है स्पष्ट नहीं किया गया प्रस्तावना में। तो इसे भी हमें नहीं मानना है कि इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया गया है। तो लेकिन प्रस्तावना तो बहुत छोटी है ना, एक ही पेज में है ना, एक ही पेज में, ज़्यादा बड़ा पेज में भी नहीं है। तो कितना इन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने लगेंगे तो यही 10-20 पेज में निकल जाएगी। तो संविधान में या प्रस्तावना में हर शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, इससे संविधान बहुत मोटा हो जाएगा। तो न्यायालय अपने निर्णयों में, न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कर चुका। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, गणराज्य कैसा क्या होगा, इन सभी शब्दों का उसने अर्थ स्पष्ट किया है।
है ना, अपने निर्णयों में बहुत विस्तारित पूर्वक बताया, क्योंकि न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है ना। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम रूप से संविधान की व्याख्या करने का, सुप्रीम कोर्ट की मतलब सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। तो अंतिम रूप से मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया कि यही संविधान में ये चीज़ है, मतलब इन शब्दों का यह अर्थ होगा, तो फिर वही सबको मानना पड़ेगा, उसमें हाई कोर्ट बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन शब्दों को अपने निर्णयों में स्पष्ट किया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है, ठीक है ना। तो तुरंत बताना है मतलब आलोचना, और तुरंत उसकी मतलब काट भी कर देनी है, तुरंत कह देना कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरी आलोचना है प्रस्तावना की, प्रस्तावना में मौलिकता का अभाव है। तीसरी आलोचना ये की जा सकती है कि इसमें मौलिक नहीं है, ये मतलब कि ये भारत की खुद की खोज नहीं है प्रस्तावना, है ना, कहीं से कॉपी किया है। कहाँ से कॉपी किया है? तो ये बोला जाता है कि भाई प्रस्तावना, ये प्री में प्रश्न भी आता कि प्रस्तावना का संकल्पना, है ना, प्रस्तावना की संकल्पना कहाँ किस संविधान से ली गई, किस देश के संविधान से ली गई है भारत में, है ना। तो यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की संकल्पना ली गई है। और इसकी भाषा, जो विषय वस्तु है प्रस्तावना की जो विषय वस्तु वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से जो ली गई है, तो अमेरिका क्या है, क्या विश्व का मतलब सबसे प्राचीन प्रथम लिखित संविधान है, मतलब प्राचीन लिखित संविधान, सबसे पहला अगर लिखित संविधान बनाया गया तो अमेरिका का संविधान है ना। इसी में ये प्रस्तावना का वर्णन है, तो वहीं से भारत ने ये कॉन्सेप्ट लिया है ना। उसकी जो विषय वस्तु है वो ऑस्ट्रेलिया से ली। तो इस आधार पर कहा जाता है कि ये प्रस्तावना में मौलिकता नहीं है ना, भारत की खुद की खोज नहीं है। तो इसके विपक्ष में क्या बोलना है ना, इसके विपक्ष में क्या बोलना है कि नहीं, ऐसा नहीं, भारत की जो प्रस्तावना है वो मौलिक है। क्यों? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो लिया, यूएसए की पढ़ तो ली प्रस्तावना, लेकिन उसे हमने अपने अनुरूप, अपनी ज़रूरतों के अनुरूप से प्रस्तावना को तैयार किया। और प्रस्तावना क्या है, किसी बुक की आगे बता देना कि बुक में पहले ही बता देना कि आगे पुस्तक में हम क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ना, कि एक छोटा सा इंट्रो दे देना। तो इंट्रो तो हर बुक का हो सकता है, बुक तो किताबें तो बहुत पहले से छप रही, तो इंट्रो तो सभी का, इंट्रो में क्या किसी का कॉपीराइट हो सकता है। तो प्रस्तावना में जो बातें हैं वो जैसे न्याय, स्वतंत्रता, ये सब, तो ये काफ़ी पुराने विचार हैं। तो राजनीति विज्ञान में विचार राजनीति विज्ञान में विचार कोई बहुत नए नहीं हो सकते हैं, बहुत पहले से विचार चले आ रहे हैं, उन्हीं को नए नए तरीके से पेश किया जाता है। राजनीति विज्ञान के कला के जो भी मानविकी के जो भी सब्जेक्ट हैं, तो उनमें बहुत कुछ नयापन नहीं होता है ना, समाज से ही सब चीज़ें निकलती हैं। जैसे विज्ञान में हुआ तो नई खोज हो जाएगी, लेकिन मानविकी विषयों में नयापन ऐसा कुछ ज़्यादा होता नहीं है। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि प्रस्तावना अपना मौलिक है, ऐसा नहीं कहीं से कॉपीराइट का है इशू। तो ये हो गया। तो अब प्रस्तावना का हम महत्व तो देखेंगे ना, इम्पोर्टेंस। अभी तक तो हमने देखा ये प्रस्तावना की आलोचना के पक्ष में हमें नहीं जाना है, आलोचना के विपक्ष में ही रहना है, और तुरंत बता देना है कि जो आलोचना हमने की है, कि जैसे दंतविहीन व्याकरण, तो दंतविहीन व्याकरण नहीं है, उसके तर्क हमें बता देना है ना। प्रस्तावना में स्पष्टता पाई जाती, ऐसी आलोचना की जाती, लेकिन हमें इसके पक्ष में नहीं जाना है कि नहीं स्पष्टता है ना। मौलिकता का अभाव है, ऐसा प्रस्तावना की आलोचना है, तो नहीं, हमें बता देना मौलिकता का अभाव नहीं है, ठीक है ना। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो महत्व में के.एम. मुंशी जी, है ना, ये के.एम. मुंशी जी ने बताया था, कहा था प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना भारत की राजनीतिक जन्मपत्री है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, है ना। ये संविधान सभा के सदस्य थे के.एम. मुंशी, ठीक है। तो राजनीतिक जन्मपत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है ना। जन्मपत्री क्या करती है, किसी भी आदमी के भविष्य के बारे में बताती है ना।
कि आपका भविष्य कैसा होगा। ये सब जन्मपत्री बताती है कि भविष्य के रूपरेखा के बारे में बताती है ना। तो राजनीति, तो प्रस्तावना क्या करती है, भारत की राजनीति की आगे भारत की भविष्य में राजनीति कैसी होगी उसके बारे में बताती है प्रस्तावना, है ना। अगर देखा जाए तो राजनीति की जन्मपत्री है प्रस्तावना, समझो कि भारत की राजनीति कैसी होगी। ये प्रस्तावना बताती है कि यहाँ पे समाजवाद होगा, यहाँ पे लोकतंत्र होगा, यहाँ पे गणराज्य होगा, है ना, आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। ये प्रस्तावना अपना बताती है कि तो एक राजनीतिक जन्मपत्री, तो ये बात बिल्कुल सही भी है कि प्रस्तावना हमारी राजनीतिक जन्मपत्री है, ठीक है ना। अब देखो कि प्रस्तावना में जैसे न्याय का दर्शन दिया है, समानता का दर्शन दिया है, राष्ट्र की एकता अखंडता दिया है, बंधुता है लोगों के। तो ये क्या है कि ये क्या है, हमारे यहाँ भारत में यही चीज़ें आगे भी चलेंगी। संविधान में भी इन्हीं चीज़ों की मान्यता आगे दी गई है विभिन्न अनुच्छेदों में। तो ये हो गई ना जनपत्री, फिर भारत की राजनीतिक जनपत्री प्रस्तावना कि आगे भविष्य में क्या होगा ये प्रस्तावना में अभी लिख दिया गया है, ठीक है ना। दूसरी जो महत्व है प्रस्तावना का, इन्होंने ठाकुरदास भार्गव जी ने बताया है ना। प्रस्तावना का महत्व देख रहे हैं तो पहला कथन इनका के मुंशी जी का महत्व के बारे में कि ये राजनीतिक जनपत्री। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ना। कैसे, उनका कहना था कि कोई भी शरीर, जैसे है हमारा शरीर, कोई भी शरीर, बॉडी, मानव का जैसे शरीर है, दो तत्वों से मिलके बना है ना। ये शरीर छोड़ो, कोई भी मानव दो चीज़ों से मिलके बना, एक उसका शरीर, ये बॉडी, दूसरी उसकी आत्मा, है ना। तो आत्मा अगर उसके प्राण निकल जाते हैं बॉडी से तो फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, फिर उसे जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जो भी अपने अपने धर्म के अनुसार मानव क्रिया करता है। तो प्रस्तावना भी ऐसा ही है, संविधान में भी ऐसा ही है। संविधान में क्या है, जैसे अगर संविधान को मानव मान लिया जाए तो यहाँ पे भी उसका शरीर है और आत्मा है ना। शरीर वो आत्मा, शरीर क्या हो जाएगा, संविधान में जो इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस है ना, जो संस्थाएं दी हैं, संस्थाएं जैसे चुनाव आयोग है ना, संस्थाओं में जैसे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, सांसद, विधायक, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, ये सब क्या है, एक संस्था टाइप के हैं, है ना। व्यक्ति भी ये संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है ना। आत्मा क्या हो गई, आत्मा हो गई उसके आदर्श, जो संविधान के आदर्श हैं, है ना, आइडियल। जो आदर्श क्या है, जैसे समानता, लोकतंत्र, न्याय, ये सब क्या है, आदर्श हैं, ये सब आत्मा होगी। तो क्या बोले कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। क्यों आत्मा है, क्योंकि इसमें सभी आदर्श दिए गए हैं, मुख्य आदर्श प्रस्तावना में, इसलिए संविधान की ये आत्मा हुई। ये ठाकुरदास भार्गव जी का कहना था। ठाकुरदास भार्गव जी भी संविधान सभा के सदस्य थे, है ना, संविधान सभा के सदस्य थे। अब प्रस्तावना का तीसरा महत्व तो देखेंगे, किसने क्या क्या है प्रस्तावना के बारे में। तो गजेंद्र गढ़कर, है ना, गजेंद्र गढ़कर, ये CGI थे, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CGI। ये बेरूबारी मामले के समय थे ना, बेरूबारी, अभी आएगा बेरूबारी मामला, उस समय ये CGI थे भारत के ना। CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश। तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है बात, संविधान का अंग नहीं है, लेकिन इससे शासन करने और इससे शासन की करने की विशेष शक्ति भी नहीं प्राप्त होती है ना। एक सेकेंड, संविधान का अंग नहीं है, शासन करने की इससे शक्ति भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसे न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है, इससे शासन करने की कोई शक्ति भी नहीं प्राप्त होती है। लेकिन फिर भी इन दो कमियों के बावजूद फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है ना। क्या है? संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, है ना। चाबी, कुंजी मतलब चाबी है। की टू द माइंड ऑफ फ्रेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये संविधान निर्माता क्या सोचे थे ये जानना है तो प्रस्तावना को आप पढ़ो। तो प्रस्तावना के द्वारा संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को क्या वो सोचते थे वो जाना जा सकता है। मतलब एक प्रस्तावना क्या एक कुंजी है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोल देती है ना। कैसे खोलेगी कि मतलब कि वो उस समय जब बना रहे थे संविधान सभा जब बैठी थी, संविधान सभा थी, है ना, तो उस समय संविधान निर्माता क्या सोचते थे ये प्रस्तावना के माध्यम से जाना जा सकता है, पता किया जा सकता है। तो गजेंद्र गढ़कर जी ने कहा कि प्रस्तावना के प्रावधानों को आधार बनाकर, है ना, संविधान के अन्य हिस्सों की व्याख्या की जा सकती है और की जानी भी चाहिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते वक्त क्या सोचा था ये सब प्रस्तावना से पता चलता है। और इस प्रस्तावना के आधार पे ही हम संविधान के अन्य जो अनुच्छेद हैं उनकी व्याख्या करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। मतलब CJI थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। तो अब जैसे उदाहरण लिया जाता है, एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 फंडामेंटल राइट है ना, अनुच्छेद 21 संविधान के मौलिक अधिकार है, इसमें जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मतलब हर आदमी अपने जीवन का खुद मालिक है, अपने अनुसार जीवन जिएगा। तो अब जब गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार कहाँ से आया, है ना, अनुच्छेद 21 के तहत ही गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार भी दिया गया है। गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार दिया गया। तो जब अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार था, है ना, प्लस प्रस्तावना में क्या था, गरिमा पूर्ण, है ना, इसमें गरिमा की बात की गई थी कि गरिमामयी जीवन हो। तो जब प्रस्तावना को और अनुच्छेद 21 को मिला के देखा गया, मिला के पढ़ा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है ना। गरिमा मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, उसे मिनिमम रूप से खाना भोजन उपलब्धता हो, पशुवत जीवन न जिए, है ना, और रहने की उसकी व्यवस्था, ऐसे नहीं कि रोड पे पड़ा हो, है ना, ऐसा नहीं कि वो अपने पैसे के भाव में शिक्षित ही ना हो पाए, मिनिमम लेवल का शिक्षा ही ना मिल पाए, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गरिमा के साथ वो जीवन जिएगा, है ना, डिग्निटी के साथ अपना जीवन जिएगा। तो जब इन दोनों को मतलब अनुच्छेद 21 और प्रस्तावना के गरिमा पूर्ण जीवन को मिला के पढ़ा गया तो गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार निकल के आया। तो यही कहा जाता है कि प्रस्तावना को संविधान के अन्य हिस्सों के साथ जब देखा जाएगा तो फिर ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। मतलब कि ये संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। ठीक, तो इस प्रकार हम देखें कि कैसे गरिमामय जीवन जीने का अधिकार निकला, है ना। तो प्रस्तावना में दिया है ना व्यक्ति की गरिमा
कि सुनिश्चित करने के लिए हम भारत के लोग, तो व्यक्ति की गरिमा से गरिमापूर्ण जीवन का भी अधिकारी निकला, है ना। तो ये गजेंद्र गढ़कर जी जो CGI थे, है ना हमारे, तो इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना में भारत के संविधान का दर्शन निहित है, ठीक है ना। प्रस्तावना में भारत के संविधान का दर्शन निहित है, जो अभी बताया ना दर्शन, कि मतलब उसमें आदर्श सभी दिए हुए हैं। और प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की सोच का प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, मतलब कि संविधान निर्माता क्या सोचते थे, ये प्रस्तावना में से को पढ़ के जाना जा सकता है। तो यही है कि संविधान निर्माताओं की कुंजी, तभी हम इसके माध्यम से संविधान निर्माताओं की बातों मन के जान सकते हैं। तो आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने मतलब संविधान के निर्वचन, है ना, निर्वचन मतलब एक्सप्लेन संविधान को एक्सप्लेन करने में, निर्वचन मतलब व्याख्या करने में, संविधान की व्याख्या करने में कि संविधान में ये चीज़ लिखी है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो संविधान ने प्रस्तावना को आदर्शों को आधार बनाया, प्रस्तावना का प्रयोग किया, है ना, प्रस्तावना के आदर्शों को आधार बनाया, मतलब प्रस्तावना के आधार पर संविधान की व्याख्या की, है ना। ये कई केसों में हुआ, जैसे मेनका गांधी केस हुआ, पुट्टा स्वामी केस हुआ, इन सब में मेनका गांधी केस, पुट्टा स्वामी केस, है ना, इन सब में न्यायालय ने क्या किया कि प्रस्तावना को आधार बना के संविधान का निर्वचन किया, मतलब उसकी व्याख्या की, ठीक है ना। तो ये हुआ, ये गजेंद्र गढ़कर जी के बारे में बताया कि उन्होंने क्या कहा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी और प्रस्तावना में दार्शनिक विचार दिए गए, मतलब संविधान का दर्शन दिया गया है, ठीक है ना, मतलब संविधान का पूरा निचोड़ है प्रस्तावना में, आदर्श जो भी संविधान के आदर्श हैं प्रस्तावना में लिख दिए गए हैं। तो अब चौथी जो महत्व लेते हैं, चौथी बात प्रस्तावना के संदर्भ में क्या है। अब चौथा कथन है ननी पालकी वाला। ननी पालकी वाला कौन थे ये? अगर देखा जाए पालकी वाला होगा ना, एक सेकेंड, पालकी वाला, है ना, ननी पालकी वाला, ये क्या थे? ये बहुत बड़े लॉयर थे, है ना, वकील थे। केशवानंद भारती केस में यही वकील थे, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना को इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है ना, संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड देख के लोग आपके बारे में जान जाते हैं, संक्षिप्त परिचय मिल जाता है आपकी, आप कौन है, आपके पिता का नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस कॉलेज में पढ़ते हैं, थोड़ा सा 4-5 चीज़ें लिखी होती हैं आपके बारे में, जो मूल बातें होती हैं। वैसे संविधान की जो मूल बातें हैं, संविधान का जो वो प्रस्तावना में लिखा है ना, परिचय पत्र टाइप का है, मतलब उसके बारे में हम जान सकते हैं संविधान के बारे में प्रस्तावना को देख करके, है ना। तो ये उसी तरह है ना कि जो जनपत्री वाला, कि पहला जो था इनका, कहाँ गया, के मुंशी जी ने कहा था कि राजनीतिक जनपत्री है, तो जनपत्री को भी देख के किसी के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, वैसे ही ये भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी तो उसी टाइप का है ये कथन। पांचवा क्या है कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। ये तो हम बात अभी कर ही चुके हैं, दर्शन पाया जाता है ना। जो प्रमुख विचार हैं, है ना, वो प्रस्तावना में दिए गए हैं, है ना, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब दिए गए हैं। तो ये भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है, भारतीय संविधान, है ना, संविधान का दर्शन पाया जाता है। छठा, प्रस्तावना में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है ना, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों की, है ना, मतलब जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था
तो हमारे ये स्वतंत्रता आंदोलनकारी यही कहते थे कि ना हर चीज़ में कि हम भाई अपने यहाँ लोकतंत्र लाएंगे, सभी को वोट देने का अधिकार होगा, समानता होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव रहित समाज होगा, है ना, समाज होगा, कल्याणकारी सरकार होगी, शोषण नहीं करेगी लोगों का, जो भी हम सरकार बनाएंगे वो कल्याणकारी सरकार होगी। ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी बातें बोलते थे। तो तो ये प्रस्तावना में क्या है कि स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का झलक मिलती है ना। तो हाँ ठीक बात है, पंथ निरपेक्षता है, मतलब कि बोलते थे गांधी जी, नेहरू जी, ये लोग बोलते थे कि हम धर्म के आधार पे हमारी सरकार नहीं होगी, हमारा जो भारत का गठन होगा वो धर्म के आधार पर नहीं होगी। तो हाँ पंथ निरपेक्षता लाई गई। नेहरू जी समाजवाद के बहुत समर्थक थे, तो समाजवाद देखो प्रस्तावना में है ना। गणराज्य होगा, भारत कहता था कि कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा यहाँ पे, तो गणराज्य है। तो ये जो स्वतंत्रता आंदोलन में आंदोलनकारी अपना बोलते थे कि हमारा भारत कैसा होगा, उसी प्रकार। अब ये तो हो गई कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श क्या जैसे थे, वो प्रस्तावना में काफ़ी हद तक उन्हें समेटा गया है ना, काफ़ी हद तक, लगभग पूरे ही। तो ये प्रस्तावना का महत्व हो गया 5-6 पॉइंट में जो बताया है। अब हम प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे जान लेते हैं, है ना। प्रस्तावना से संबंधित मुद्दा मेन क्या है, किस चीज़ का है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, संविधान का अंग है या नहीं, ये चीज़ है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों के बाद डिसाइड किया है कि देखते हैं आगे क्या है ना। तो कई निर्णयों के बाद लास्ट में बताया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ना। तो वो देखते हैं क्या है। तो 1960 में सबसे पहला केस आया, ये 1960 में सुप्रीम कोर्ट में बेरूबारी केस है ना, यह विवाद बेरूबारी 1960। तो बेरूबारी केस अभी बताया था ना कि वो गजेंद्र गढ़कर जी, ये इधर देखो ऊपर, गजेंद्र गढ़कर जी सीजीआई थे बेरूबारी मामले के समय। गजेंद्र गढ़कर जी ही सीजीआई थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो बेरूबारी केस 1960 में आया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट फॉर्म में 80 लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। और प्रस्तावना में और क्या कहा, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये दो चीज़ें बोली बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग भी नहीं है और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। जब संविधान का अंग नहीं है प्रस्तावना, तो उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है, अनुच्छेद 368 में बताई गई है ना, कि संविधान में इस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। तो जब संविधान का कोई चीज़ अंग नहीं है तो फिर उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। अब उसके बाद 1973 का केस आता है। 1973 में केशवानंद भारती केस, इसी में ये वकील थे केशवानंद भारती केस में। कहाँ गए, नन्ही पालकी वाला है ना, नन्ही पालकी वाला केशवानंद भारती केस में ही वकील थे। तो 1973 में केशवानंद भारती केस आया
तो इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस का जो निर्णय था उसे उलट दिया, है ना, अपने निर्णय को पलट दिया और क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है ना, अंग है और संशोधनीय भी है। जब संविधान का अंग हो गया तो संशोधन इसमें किया जा सकता है ना, तो संशोधनीय। लेकिन इसी समय केशवानंद भारती के समय ही सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अगर देखा जाए बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना, तो बिल्डिंग में जो पिलर होते हैं उनके अंदर ये देखो सरिया जो रहती है, रॉड रहती है स्टील की, वो डाली जाती हैं, उसका ढांचा बनाया जाता है। तो जो ढांचा बनाया गया है, अगर उस ढांचे को ख़त्म कर दिया गया बिल्डिंग में, ऐसे ऐसे ढांचा मान लो बना है, ठीक है ना, तो फिर क्या बिल्डिंग गिर जाएगी। तो संविधान में भी कुछ तत्व संविधान में भी ढांचे के समान है, अगर उन्हें ख़त्म कर दिया तो पूरा संविधान भरभरा के गिर जाएगा, है ना। तो जैसे लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, लोकतंत्र कैसा, संसदीय लोकतंत्र होना चाहिए, संसदीय प्रकार की यहाँ शासन प्रणाली हो। ये सब चीज़ें क्या संविधान के मूल ढांचा है ना, इन्हें नहीं आप संशोधन कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में, अभी मूल ढांचे जब पढ़ाएंगे तब पूरा एकदम से हर तत्व बताएंगे कौन मूल ढांचा है कौन नहीं है। मूल ढांचा संविधान के कौन से सिद्धांत मूल ढांचा है और कौन से संविधान मूल ढांचा नहीं। तो न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान और प्रस्तावना में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वह इसके मूल ढांचे को ख़त्म नहीं कर सकती। मतलब कि इसके प्रमुख जो सिद्धांत हैं, प्रमुख तत्व हैं संविधान के या प्रस्तावना के, उन्हें आप संशोधन उनमें नहीं कर सकते हो। तो इसमें अभी जो प्रस्तावना में अगर मूल ढांचा का कोई तत्व पाया जाता है प्रस्तावना में, तो उसे आप संशोधन नहीं कर सकते हो, है ना। मूल ढांचे का जो कोई तत्व है तो उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो। ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो प्रस्तावना में ये केशवानंद भारती का मतलब माइलस्टोन केस था प्रस्तावना के संदर्भ में, अगर देखा जाए। ये और भी कई चीज़ों में था, तो इसे एक सेकेंड। प्रस्तावना के संदर्भ में अन्य निर्णय कौन से आए, है ना। मिनर्वा मिल्स केस आया, मिनर्वा मिल्स केस, LIC केस, है ना, SR बोम्मई केस, ये सब आए। इनमें भी वही केशवानंद भारती की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया। तो अब इस प्रकार आज क्या स्थिति है, आज की स्थिति देखा जाए, आज की स्थिति प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना के बारे में अभी क्या है, अभी वर्तमान में क्या है। तो ये प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, ठीक है। दूसरा, इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तीसरा, अगर प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा का तत्व है ना, मूल ढांचे का तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर का तत्व है, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें, यही तीन चीज़ें केशवानंद भारती केस में भी थी। तो ये प्रस्तावना का कि मतलब कोई प्रस्तावना अंग है कि नहीं संविधान का, इसमें संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, ये वाला मुद्दा डिस्कस कर दिया, है ना, प्रस्तावना से संबंधित मुद्दे जो थे। अभी तक प्रस्तावना में कितने, एक बार सिर्फ संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन के, 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 में, इंदिरा जी के समय हुआ था। इसमें कोई बातें हटाई तो नहीं गई प्रस्तावना से, लेकिन 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द। यही
पीटी में ये खूब पूछता है, यूपीपीसीएस के खासकर पीटी में, कि समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, पेक्ष शब्द को, और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 शब्द, इन्हीं 3 शब्द ये 1976 में सिर्फ एक बार अभी तक संशोधन किया गया, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। इन्हीं को पलट पलट के 10-20 क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बने हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं। तो प्रस्तावना के बारे में ये आज हमारा लास्ट लेक्चर था। प्रस्तावना के बारे में भी इतना ही, 4 लेक्चर हो गए प्रस्तावना के बारे में। 4 लेक्चर से आप प्री मेंस का दे सकते हैं। अब इसी में आप घटना चक्र पूर्वालोकन अगर पढ़ेंगे तो यही प्रश्न फंस जाएंगे। एक आध फैक्ट जो नया होगा वो आप देख लेना। तो प्रस्तावना के बारे में आज के लिए इतना ही। घटना चक्र पूर्वालोकन लेना चाहिए यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, है ना, उत्तराखंड पीसीएस, और हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, इस सब पीसीएस के उसने 20-25 साल के प्रश्न कंपाइल करके दिए, प्लस यूपीएससी के टॉपिक वाइज दे दिए। तो ये घटना चक्र पूर्वालोकन अगर आप मांगेंगे जाके, ऐसे लिखा रहता है, घटना चक्र पूर्वालोकन, पूर्वालोकन। मैं अभी एक पिक दिखाई दे रहा हूँ आपको। तो ये देखो, घटना चक्र पूर्वालोकन 2024 मैंने डाला तो ये पिक आ गई है ना। तो अभी एक सेकेंड, हाँ, तो मान लो ये देखो, घटना चक्र पूर्वालोकन राज्य व्यवस्था की हमने खोल लिया है ना। एक सेकेंड, ये ले नहीं रहा है। तो ये देखिए आप, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन घटना चक्र पूर्वालोकन 2024, है ना। ये आप इसमें ले सकते हैं, ये इसमें दिया रहता है। एक सेकेंड, हाँ, ये 2024 का है, 2024, ठीक है ना, 2024 की। अगर जो ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन ये दिया है, इसमें पॉलिटी के सभी प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। ये घटना चक्र पूर्वालोकन है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट की है ना, इतिहास की है, भूगोल की है, ये दिखा दे रहा हूँ अभी हम आपको। एक सेकेंड, ये सामान्य विज्ञान की है, देखो, है ना। ये देखिए, सामान्य विज्ञान की घटना चक्र पूर्वालोकन। अब आग दुकान पे बहुत फेमस बुक है, अगर दुकान पे मांगोगे जाके कि घटना चक्र पूर्वालोकन की हमें दे दीजिए पूरी, तो 7-8 किताबें वो देता है। तो आप ऐसे, ये सामान्य विज्ञान की, ऐसे इतिहास की, ऐसे भूगोल की है, ऐसे अर्थव्यवस्था की है, और क्या सब्जेक्ट बचा, तो इतना ही, मतलब हाँ, पर्यावरण की है, पर्यावरण पारिस्थितिकी की लिखा है। तो 6-7 हैं। आप वो दुकान वाला पूरा सेट दे देगा आपको, लेटेस्ट लेना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल से मौलिक अधिकार चालू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।